Okay, today our topic is about timer and counters in PIC18 microcontroller. तो बेसिकली कोड की तरफ जाने से पहले वी हैव टू नो अबाउट बेसिक नॉलेज अबाउट द टाइमर्स और उसके पिन्स कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, कौन कौन सी पिन यूज करते हैं और उसके अंदर क्लॉक फ्रिक्वेंसी क्या होती है, व्हाट इज क्लॉक पल्स, एक्सटर्नल पल्स, इंटरनल पल्स, क्रिस्टल ऑसिलेटर, इसी तरह डिफरेंट रजिस्टर्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं टाइमर को, टोटल कंट्रोलर कितने हैं PIC18 के अंदर। तो ये बेसिक नॉलेज होना जरूरी है टाइमर को यूज करने से पहले, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज वी हैव बेसिकली 5 timers in PIC18 microcontroller, टाइमर 0, 1, 2, 3 and 4, ठीक है। ये 5 टाइमर है हमारे पास जो यूज करते हैं हम। इनको हम टाइम डिले के लिए भी यूज कर सकते हैं और एज अ काउंटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम एज अ टाइमर यूज कर रहे हैं, उसके लिए टाइमर को रन करने के लिए क्लॉक पल्स चाहिए होती है। टाइमर इंक्रीज होता है ना, 0 से 1, 2, 3, 4, 5। अब 0 से 1 कितनी देर बाद इंक्रीमेंट हो, 1 से 2 कितनी देर बाद इंक्रीमेंट हो, तो ये इंक्रीमेंट कितने टाइम में होना चाहिए, उसको एक क्लॉक पल्स चाहिए होती है। वी कैन यूज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लॉक पल्स फॉर टाइमर, ठीक है। तो इंटरनल क्लॉक पल्स जब भी यूज करेंगे, जो क्रिस्टल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी है वो हमेशा डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी। क्रिस्टल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी माइक्रो कंट्रोलर की होती है, ठीक है, जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर उसकी इंस्ट्रक्शंस काम कर रही होती है, ठीक है। तो हमारे पास तो अगर हम इंटरनल क्लॉक फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं तो वो हमेशा जो भी उसकी PIC18 माइक्रो कंट्रोलर की जो ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी है वो हमेशा डिवाइडेड बाय 4 हो जाए, ठीक है। तो और एक्सटर्नल क्लॉक पल्स भी हमारे पास ऑप्शन है, वो आप अपनी मर्जी से आउटसाइड से फेड कर सकते हैं, जितनी मर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी रख लें, ठीक है। आउटसाइड से तो सोर्स से हम जो मर्जी पल्सेस फेड कर लें, कोई इशू नहीं है। वो मोस्टली एज अ काउंटर यूज करते हैं। अब आ जाते हैं टाइमर के ऊपर। टाइमर बेसिकली 5 टाइमर्स हैं। हर टाइमर 16 बिट वाइड होता है, ठीक है, बट 2 मोड्स में हम यूज कर सकते हैं उसको। एज अ 8 बिट मोड भी यूज कर सकते हैं और 16 बिट मोड भी यूज कर सकते हैं। अगर 16 बिट मोड यूज करें तो फर्स्ट 8 बिट, जो कि 8 बिट का एक बाइट होता है, तो उसको लोअर बाइट कहते हैं, ठीक है, लो बाइट, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है TMR XL। अगर 0 होगा तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे, 1 होगा तो 1 लिख लेंगे। इसका मतलब अगर 0 लिखते हैं इसका मतलब है लोअर बाइट ऑफ टाइमर 0, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हायर बाइट ऑफ टाइमर 0, अगर यहाँ पे 0 लिखते हैं। इसी तरह टाइमर कंट्रोलर भी होता है, ठीक है, जो कि इस टाइमर को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। ये भी 8 बिट का एक रजिस्टर है। अभी तक 2 बेसिक रजिस्टर हैं जो हमने यूज की पढ़े हैं, एक टाइमर रजिस्टर है, एक टाइमर कंट्रोलर रजिस्टर है, ठीक है। टाइमर कंट्रोलर रजिस्टर 8 बिट होता है, टाइमर रजिस्टर 16 बिट होता है। टाइमर रजिस्टर को हम 8 बिट और 16 बिट दोनों मोड में यूज कर सकते हैं। लोअर बाइट इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, हायर बाइट इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो टाइमर कंट्रोलर रजिस्टर है ये 8 बिट का रजिस्टर होता है, जो बेसिकली इस टाइमर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। टाइमर यूज करने हैं तो टाइमर के लिए एक कंट्रोलर रजिस्टर भी चाहिए होता है। क्या करेगा, टाइमर को स्टार्ट कब करना है
ये टाइमर कंट्रोलर रजिस्टर क्या करेगा, ये बेसिकली टाइमर को स्टार्ट कब करना है, टाइमर को स्टॉप कब करना है, टाइमर में एक्सटर्नल पल्स कब यूज करनी है, इंटरनल पल्स कैसे यूज करनी है, तो ये सारा कंट्रोल किसके पास होगा, इस टाइमर रजिस्टर के पास होगा। तो दो रजिस्टर अभी तक हमने पढ़ लिए, ठीक है, एक टाइमर इंटरनल इटसेल्फ, एक टाइमर का रजिस्टर हो गया और एक टाइमर कंट्रोलर रजिस्टर हो गया, ठीक है। अब टाइमर रजिस्टर के ऊपर आ जाते हैं। टाइमर रजिस्टर मैंने आपको बताया उसकी एक हायर बिट होती है, हायर बाइट, हाई बाइट जो है वो D15 से लेके D8 तक होता है और D7 से लेके D0 तक लो बाइट होता है, ठीक है। और इन दोनों बाइट्स को, इन दोनों रजिस्टर्स को आप जनरल रजिस्टर की तरह यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कोई फाइल रजिस्टर, कुछ कोई वैल्यू लोड करनी है तो लोड भी कर सकते हैं, कोई वैल्यू उसके अंदर इस रजिस्टर के अंदर पड़ी हुई है तो उसको एज इट इज डायरेक्ट पोर्ट B पे सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरल रजिस्टर की तरह यूज हो सकता है। अब टाइमर कंट्रोलर रजिस्टर पे आ जाते हैं। टाइमर कंट्रोलर रजिस्टर 0 के लिए यहाँ पे 0 लिखेंगे, 1 के लिए यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो T0 कौन का मतलब है टाइमर 0 कंट्रोलर रजिस्टर, ठीक है। अब टाइमर 0 कंट्रोलर रजिस्टर के अंदर क्या क्या कंट्रोल है जो इस टाइमर रजिस्टर के हम कर सकते हैं, क्या कंट्रोल, क्या क्या चीजें कंट्रोल कर सकते हैं इस टाइमर की। इस टाइमर की, ये टाइमर है, ये टाइमर रजिस्टर है, इसकी क्या क्या चीजें हम इस कंट्रोलर रजिस्टर से कंट्रोल कर सकते हैं वो हम चेक करते हैं। तो 8 बिट बताया था मैंने, ये 8 बिट रजिस्टर होता है और इससे हम ये सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ। ये सारी चीजें, इनका नाउ हाउ होना जरूरी है अगर आप टाइमर यूज करना चाहते हैं। टाइमर यूज इन चीजों के अलावा नहीं कर सकते जब तक इन चीजों को पता नहीं है। तो ये टाइमर रजिस्टर है हमारे पास। फर्स्ट जो D7 ये वाली बिट है, D7 बिट है, ये अगर 1 होगी तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, ये अगर 0 होगी तो टाइमर स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे 0 लिख दें टाइमर स्टॉप, यहाँ पे 1 लिख दें टाइमर ऑन, ठीक है। तो फर्स्ट कंट्रोल तो ये होगा टाइमर ऑन ऑफ करना। सेकंड कंट्रोल है हमारे पास D6 जो बिट है इसकी, इस रजिस्टर की, ये 8 बिट रजिस्टर है, इसकी जो D6 बिट है वो बेसिकली कंट्रोल करेगी आप 16 बिट मोड में काम करना चाहते हैं या 8 बिट मोड में काम करना चाहते हैं। यहाँ पे 1 कर दें तो 8 बिट मोड में काम करेगा टाइमर, ठीक है। एक्चुअली टाइमर ये है, सही है। तो वो जो ऊपर टाइमर है, ये ऊपर 0 टाइमर है, ये वाला 0 टाइमर है, ये 8 बिट मोड में काम करेगा। और अगर 1 लिख दें यहाँ पे तो 8 बिट में, 0 लिख दें तो 16 बिट में काम करेगा। ये कंट्रोल सोर्स है। कंट्रोल सोर्स मीन ये T0 कंट्रोल सोर्स। अब कंट्रोल क्लॉक सोर्स, सॉरी, क्लॉक सोर्स कौन सी सेट करनी है, इंटरनल सेट करनी है या एक्सटर्नल सेट करनी है। इंटरनल सेट करने के लिए मैंने आपको बताया था हमेशा डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 4 हो जाती है। वो जब आप प्रैक्टिकली करेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी कहाँ पे सेट करते हैं और वो डिवाइडेड बाय 4 कैसे हो जाती है। तो आपने अगर इंटरनल क्लॉक यूज करनी है तो 0 कर दें इस वैल्यू को, अगर 1 करनी है तो इसकी वैल्यू को 1 कर दें, एक्सटर्नल करनी है, ठीक है। इसी तरह सोर्स एज, ठीक है, सोर्स एज मींस ये टाइमर इंक्रीमेंट कब करे, जो क्लॉक पल्स बन रही है, स्केयर वेव बन रही है, उसके हायर एज के ऊपर काउंटर इंक्रीमेंट हो या लोअर एज के ऊपर जब वो लोअर साइड आए उस टाइम पे उस ट्रांजिशन पे टाइमर इंक्रीमेंट करे, कब करना चाहिए। तो अगर 1 करेंगे तो हाई टू लो ट्रांजिशन के टाइम पे काउंटर इंक्रीमेंट करेगा, और अगर 0 करते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 सेट कर देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इस टाइम इस तरह लो से हाई की तरफ जब जाएगा तो उस टाइम पे इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। इसी तरह ये जो D3 बिट है इसकी टाइमर कंट्रोलर की,
वो प्री स्केलर को सेट करेगा आप यूज करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, वैसे तो ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी जनरली डिवाइडेड बाय 4 हो जाती है। अगर आप डिवाइडेड बाय 4 नहीं करना चाहते, आप डिवाइडेड बाय 16 करना चाहते हैं, उसके लिए ये प्री स्केलर स्केल करना। ठीक है, स्केलर यूज करेंगे। ठीक है, तो आप अगर इसकी वैल्यू को 1 कर देते हैं तो इट्स मीन यू डोंट वांट टू यूज प्री स्केलर, बाईपास हो जाएगा प्री स्केलर। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू यूज द प्री स्केलर यू हैव टू सेट द वैल्यू 0 हियर, राइट। और प्री स्केलर अब डिवाइडेड बाय वैसे 4 था, 16 करना है तो क्या करना है, कैसे होगा प्री स्केलर से, और 32 डिवाइडेड बाय 32 करना है तो कैसे होगा। उसके लिए ये जो नेक्स्ट ये वाली बिट, ये बिट और ये बिट कंट्रोल कर रही है प्री स्केलर। अगर 0 0 0 सेट करते हैं तो डिवाइडेड बाय 2 होगा, फर्दर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 0 0 1 सेट करते हैं, ये 0 0 0 क्या चीज है, ये D0 D1 D2 है, ये यहाँ पे और ये वैल्यू सही है। तो ये सारी वैल्यूज हैं, इनमें से जो भी चूज करेंगे डिवाइडेड बाय वही वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये टाइमर कंट्रोलर के डिफरेंट कंट्रोल्स हैं जो टाइमर को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। टाइमर को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, टाइमर ऑन ऑफ 16 बिट करना चाहते हैं या 8 बिट, इसके अलावा क्लॉक सोर्स इंटरनल यूज करना चाहते हैं या एक्सटर्नल, इसी तरह हायर एज के ऊपर जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी की हायर एज है उसके ऊपर इंक्रीमेंट हो टाइमर, या लोअर एज पे प्री स्केलर आप डिवाइडेड बाय 4 ही रहना देना चाह रहे हैं या फर्दर और भी ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करना चाह रहे हैं। और ये सारी बिट्स, ये सारी बिट्स हैं, ये क्या करेंगी, प्री स्केलर को कंट्रोल करेंगे। उसके लिए ये वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम टी-कॉन रजिस्टर पे एक क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपको मैंने क्वेश्चन दिया एक टी-कॉन रजिस्टर की वैल्यू सेट करें। इफ अगर वो प्रोग्राम 16 बिट मोड में काम करना चाहिए, नो प्री स्केलर होना चाहिए, ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय 4 जो बाय डिफॉल्ट होती है वही हो, इंक्रीमेंट ऑन पॉजिटिव एज होना चाहिए। ठीक है, अब बताएं कि मैं यहाँ पे इस बिट में 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 क्या वैल्यू सेट करूं कि मेरी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है, 16 बिट मोड में काम करना चाहिए, नो प्री स्केलर होना चाहिए, मतलब प्री स्केलर को बाईपास करना है। इसके अलावा क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी बाय डिफॉल्ट जो डिवाइडेड बाय 4 होती है बस वही यूज करनी है, हमने फर्दर डिवाइड नहीं करना चाह रहा, और पॉजिटिव एज पे काम करना चाहिए। और स्टार्ट में मैं एक और चीज भी ऐड कर देता हूँ, टाइमर स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, अब ये सारी डिमांड्स हैं, नाउ यू हैव टू सेट दीज वैल्यूज। ठीक है, तो कैसे होगा, मैं इस टाइमर को ऑफ रखना चाहता हूँ, 0 कर देता हूँ। 16 बिट काम करना चाह रहा हूँ, डिमांड में ये है 16 बिट के लिए इसकी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी 0, तो 0 0 सेट हो जाएगी, ये भी 0 ये भी 0 हो गया। क्लॉक फ्रिक्वेंसी इंटरनल यूज करनी है एक्सटर्नल, इंटरनल यूज करनी है, ये भी 0 हो गया। अच्छा, सोर्स एज पॉजिटिव के लिए उसने डिमांड की हुई है, पॉजिटिव के लिए ये है लोअर टू हायर, तो 0 कर दें। ठीक है, पॉजिटिव एज पे काम करेगा। प्री स्केलर बाईपास करना है, नहीं यूज करना, उसने डिमांड की है क्वेश्चन के अंदर, तो हम इसकी वैल्यू 1 सेट कर देते हैं क्योंकि ये 1 पे बाईपास करता है। ठीक है, 1 कर दें और ये सारी वैल्यू 0 कर दें। तो मैं क्या वैल्यू इसकी सेट करूंगा, 0 0 0 0, यहाँ पे 1 0 0 0। जो क्वेश्चन था उसके मुताबिक, जो डिमांड थी उसके मुताबिक मैं ये ऑल जीरोस 1 और फिर ऑल जीरोस सेट करूंगा, तो डिमांड कंप्लीट हो जाएगी। जो इसने क्वेश्चन में मांगा था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए, इसने 0 0 0 0 किया, सेट 1 0 0 किया। अगर ये वैल्यू सेट करते हैं आप,
16 बिट के मोड में काम करेगा। क्लॉक की फ्रीक्वेंसी ये होगी, नो प्री स्केलर होगा, टाइमर ऑफ होगा। ठीक है, ये चीज अब आप अपनी मर्जी से कुछ और भी एक क्वेश्चन बना लें, अपनी मर्जी से सेट करें कि आपको क्या चीज क्वेश्चन में डिमांडेड है और उसके मुताबिक T0 कौन की, ये जो T0 कौन है इस रजिस्टर की वैल्यू सेट करनी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइम पीरियड और क्लॉक फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक होती है क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी और एक होती है क्लॉक फ्रिक्वेंसी, टाइमर क्लॉक फ्रिक्वेंसी। ठीक है, दोनों को मिक्स नहीं करना। क्रिस्टल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी जो होती है वो PIC18 माइक्रो कंट्रोलर की फ्रिक्वेंसी होती है, जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर हर इंस्ट्रक्शन काम कर रही होती है। ठीक है, और जो टाइमर की क्लॉक फ्रिक्वेंसी है टाइमर की, वो कैसे सेट करते हैं वो चेक करना है। अगर मेरे पास ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी PIC18 की अगर 10 मेगाहर्ट्ज है तो मैं बाय डिफॉल्ट उसको डिवाइड बाय 4 करूंगा, तो मेरे पास क्लॉक फ्रिक्वेंसी जो टाइमर की है, ठीक है, वो 2.5 आ जाएगी। और इसी फ्रिक्वेंसी को डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय जिस फ्रिक्वेंसी करें तो टाइम पीरियड आ जाएगा, ये टाइम पीरियड आ गया। अगर मेरे पास PIC18 माइक्रो कंट्रोलर और उसकी ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी 16 मेगाहर्ट्ज सेट हुई हुई है तो फिर ये वैल्यूज हैं, और इसी तरह 4 मेगाहर्ट्ज सेट की हुई है क्लॉक फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी, तो हमारे पास ये वैल्यूज हैं। ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं। बाय डिफॉल्ट डिवाइडेड बाय 4 होता है, उसने कहा होगा कि अज्यूम नो प्री स्केलर यूज, तो जब नो प्री स्केलर यूज होगा तो डिवाइडेड बाय 4 ही होगा, बाय डिफॉल्ट डिवाइडेड बाय 4 होता है। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। दो रजिस्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एक टाइमर रजिस्टर जो कि 16 बिट का होता है और एक टाइमर कंट्रोलर रजिस्टर जो 8 बिट का होता है। अब एक और नया रजिस्टर आ गया जो कि यूज होगा, वो इंटरप्ट कंट्रोलर रजिस्टर है। ठीक है, और इस इंटरप्ट कंट्रोलर ये है, ठीक है, इंट कौन कहते हैं इसको, इंटरप्ट कंट्रोलर रजिस्टर, थर्ड रजिस्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टाइमर को यूज करने के लिए। तो ये तीन चीजें आपको पता होना लाजमी है अगर आप PIC18 का कंट्रोल टाइमर यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये सारी बिट्स और पिन्स का नॉलेज आपको होना जरूरी है अगर आप टाइमर यूज करना चाह रहे हैं PIC18 के लिए। तो जो थर्ड है, जो लास्ट थिंग है, ये लास्ट रजिस्टर है, इसके बाद हम कोड पे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो लास्ट रजिस्टर है इंटरप्ट कंट्रोलर रजिस्टर, ठीक है, इसकी सारी पिन्स को हमें या इसकी सारी बिट्स को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें टाइमर यूज करना है। और उसके अंदर इस रजिस्टर इंटरप्ट कंट्रोलर रजिस्टर में एक ये वाला बिट है जो हमारे काम का है, जो टाइमर के लिए यूज होता है, उसका नाम है टाइमर फ्लैग बिट। ठीक है, टाइमर फ्लैग बिट क्यों यूज करते हैं इसको। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, टाइमर जब स्टार्ट होता है, स्टार्ट इनिशियल वैल्यू कुछ भी होती है, लेट्स सपोज 100 से स्टार्ट होता है, लेट्स सपोज 100 से स्टार्ट होते होते इंक्रीमेंट करते करते वो लास्ट में टाइमर 16 बिट है FFFF को पहुंच जाता है। ठीक है, तो ओवरफ्लो हो चुका। ठीक है, अब दोबारा से जब इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा ना, टाइमर तो स्टार्ट है, स्टॉप तो नहीं हुआ, 100 से स्टार्ट हुआ था टाइमर और इंक्रीमेंट होते 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 वो FF तक पहुंच गया और अभी भी टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ, स्टॉप नहीं हुआ, तो इसके अंदर एक और जैसे ही ऐड होगा तो सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, जब ये सिचुएशन आ जाएगी, FF से 0 पे पहुंच जाएगा टाइमर, तो हमारे पास जो फ्लैग बिट है ना, ये रेज्ड हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू सेट 1 हो जाएगी। तो ये हमें बता देगी कि आपका जो टाइमर है वो ओवरफ्लो हो चुका है, मैक्सिमम वैल्यू FF तक पहुंच चुका है, और उसके बाद FF तक पहुंचने के बाद दोबारा 0 भी हो गया। ठीक है, तो ये जो टाइमर फ्लैग रजिस्टर है बेसिकली
यहाँ पे वैल्यू इसकी 1 सेट हो जाएगी और वैसे बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है। अब स्टेप जो टाइमर को 16 बिट के अंदर यूज करने के लिए क्या स्टेप्स अपनाने हैं, क्या स्टेप्स होने चाहिए, वो ये 7 स्टेप्स है। अगर आपको ये 7 स्टेप्स समझ आ जाते हैं, आप पिक 18 का टाइमर चूज करने के काबिल है। ठीक है। अगर ऊपर के सारी पिन्स, बिट्स, रजिस्टर सारे समझ आ गए हैं और ये 7 स्टेप आपको समझ आ जाए, तो यू कैन यूज टाइमर ऑफ पिक 18 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू do that you have to set the timer controller register value। कि आप जो टाइमर यूज करने जा रहे हैं उसके वैल्यूज, उसका टाइमर ऑन रखना चाह रहे हैं, उसमें प्री स्केलर रखना चाह रहे हैं, उसको 16 बिट में करना चाह रहे हैं यूज या 18 बिट में यूज करना चाह रहे हैं, तो ये टाइमर की वैल्यू जो फर्स्ट जो मैंने एग्जांपल कराई है, जो क्वेश्चन एक सॉल्व करवाया था, वैल्यू अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक आप वैल्यू सेट करें। प्री स्केलर सेट करना है, नहीं करना, एक्सटर्नल पल्स यूज करनी है, इंटरनल पल्स यूज करनी है, तो वो अपनी मर्जी से वैल्यू 1010 108 बिट रजिस्टर की वैल्यू सेट कर दें। ठीक है। तो फर्स्ट काम आपका ये होना चाहिए। सेकंड थिंग, आप टाइमर स्टार्ट तो करेंगे। टाइमर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले टाइमर के अंदर कोई इनिशियल वैल्यू भी सेट करेंगे। वो स्टार्ट कहाँ से हो, 0 से स्टार्ट होना चाहिए, 100 से स्टार्ट हो और इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाए, 1000 से स्टार्ट हो और इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाए और FF तक पहुंच जाए, तो क्या होनी चाहिए। तो आप स्टार्ट वैल्यू हाई बिट की भी सेट करेंगे और लोअर बिट की भी सेट करेंगे। ठीक है। जब दोनों की हायर बाइट में और लोअर बाइट में टाइमर के अंदर वैल्यू, इनिशियल वैल्यू सेट कर दी, तो आपने फिर टाइमर को स्टार्ट करना है। टाइमर उस जगह से इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा जो वैल्यू आपने सेट की है। तो टाइमर को स्टार्ट करने के लिए ये कमांड है। ये कमांड क्या कह रही है, सेट बिट ऑफ फाइल रजिस्टर T0 कौन एक फाइल रजिस्टर है, इसकी बिट को सेट कर दें। सेट मीन 1 कर दें। कौन सी बिट को, टाइमर 0 ऑन वाली बिट। ठीक है। अब T0 कौन की टाइमर 0 ऑन वाली बिट कौन सी है, जाके देख लेते हैं। ये टाइमर 0 ऑन की ये वाली बिट जो है वो सेट कर दे। सेट मीन 1 कर दे। तो इधर देख लेते हैं, इसको 1 करने से क्या होता है, उसको 1 करने से अनेबल हो जाता है, टाइमर स्टार्ट हो जाता है। तो क्लियर हो गया ना कि हमने क्या किया। ये वाली लाइन आपको क्लियर हो चुकी है अब कि आप कैसे टाइमर को स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट था स्टार्ट द टाइमर। स्टार्ट द टाइमर के लिए ये इंस्ट्रक्शन आपको लिखनी है, सेट बिट ऑफ फाइल रजिस्टर T कौन और उसकी कौन सी बिट, टाइमर 0 ऑन वाली बिट। ठीक है। इसको सेट किया, सेट का मतलब 1 होता है, सही है। तो आपने इसको 1 कर दिया। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज टाइमर फ्लैग को मॉनिटर करें। ठीक है। टाइमर फ्लैग को मॉनिटर करना है आपने कि वो ओवरफ्लो कब होगा, FF से 0 की तरफ कब जाएगा। टाइमर तो स्टार्ट है। अगर हमने 1000 से स्टार्ट किया था, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे ऐसी वैल्यू सेट की थी कि ये 16 बिट में 1000 बना और 1000 से इंक्रीमेंट, ये टाइमर स्टार्ट किया, 1001, 1002, 1003 इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हुआ और टाइमर स्टार्ट है। इंक्रीमेंट होते होते वो FF तक पहुंच गया, मैक्सिमम वैल्यू अप्रोच होगी। उसके बाद भी टाइमर स्टार्ट है। ठीक है। तो 1 जैसे ही ऐड होगा तो सारा 0 हो जाएगा। ठीक है। तो उस टाइम पे जो ये फ्लैग बिट है, टाइमर फ्लैग बिट है, ये रेज हो जाएगी।
ठीक है, ये 1 हो जाएगी। जैसे ये 1 होगी हम कुछ ऐसा कोड लिखेंगे कि जैसे ही ये टाइमर फ्लैग 1 हो तो ये टाइमर स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ये इसकी वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, ये फ्लैग बिट 1 हो जाए तो टाइमर स्टॉप। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यही था कि हमने जैसे ये फ्लैग जो है, ये टाइमर फ्लैग बिट है, ये 1 हो तो हमारे पास इसको स्टॉप कर दें। स्टॉप करने के लिए भी बहुत आसान तरीका है, ये भी वही लिखा हुआ है, ये भी वही लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे एस लिखा हुआ है और यहाँ पे सी लिखा हुआ है। एस का मतलब होता है सेट, सेट का मतलब होता है 1 कर देना, सी का मतलब होता है क्लियर, क्लियर का मतलब होता है 0 कर देना। तो टाइमर इसकी वैल्यू जब 0 करेंगे तो टाइमर स्टॉप हो जाता है, आप जाके ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह लास्ट में फिर दोबारा से हम फ्लैग को 0 कर देंगे, फ्लैग बिट को 0 कर देंगे ताकि नेक्स्ट राउंड के लिए जब ये दोबारा से टाइमर स्टार्ट हो और ओवरफ्लो तक पहुंच जाए तो वो दोबारा से रेज्ड हो जाए, 1 हो जाए, फिर ये स्टेप रिपीट होते रहे। अब चलते हैं हम अपने कोड की तरफ। कोड 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 कोड, ये आ गया हमारा कोड। इस कोड में वही स्टेप फॉलो करने हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें ये है कि हम पिन 5 पे टाइमर को ऑब्जर्व भी करना चाह रहे हैं। एक एक्स्ट्रा चीज ये है, अभी तक जो पीछे कोड पढ़ाया ना, जो स्टेप्स पढ़ाए हैं उसमें और इस कोड में एक एक्स्ट्रा चीज है कि हम जो भी टाइमर स्टार्ट करेंगे उसको ऑब्जर्व भी, ऑसिलोस्कोप के ऊपर ऑब्जर्व भी करना चाह रहे हैं कि वो उसी क्लॉक फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है जिस पे हमने सेट किया, या वो बस टाइमर चल रहा है इंटरनली और हमें नजर भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम जस्ट एक छोटा सा काम करेंगे कि हम पोर्ट बी की पिन नंबर 5 के ऊपर ऑसिलोस्कोप लगा के चेक करेंगे कि क्लॉक फ्रिक्वेंसी कितनी है टाइमर की। ठीक है, तो ये मैंने पिन 5 को आउटपुट पोर्ट बनाया, पोर्ट बी की पिन नंबर 5 को आउटपुट पोर्ट बना दिया। ठीक है, क्लियर कर दिया। वैसे क्या पूरी पोर्ट को क्या तरीका था, पूरी पोर्ट को आउटपुट पोर्ट बनाने का, क्लियर एफ ट्रिस बी लिखते थे। तो एक पिन को आउटपुट पोर्ट बनाने के लिए, वो भी पिन नंबर 5 को आउटपुट पोर्ट बनाने के लिए क्लियर बिट लिखा था। ठीक है, क्लियर बिट ट्रिस बी और पिन नंबर 5, और इस पिन नंबर 5 पे मैं ऑसिलोस्कोप लगाऊंगा, चेक करूंगा कि टाइमर उसी क्लॉक फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है जिस पे मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, मूव करते हैं। ये क्या किया है, ये दो काम क्या किए। अब हम अपने स्टेप्स पे भी चलते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, टीकॉन की वैल्यू सेट करें। टीकॉन की वैल्यू सेट की है, कंट्रोलर टाइमर कंट्रोलर की वैल्यू सेट की है। ठीक है, क्या वैल्यू सेट की है, 00001000। ये यहाँ पे लोड हो चुका है, 00001000, ये मैंने लोड करा दिया टी कोन के अंदर, T0 कोड के अंदर। ठीक है, इसका मतलब आप खुद देख लें, ये सारे जीरो हैं तो क्या होता है, ये 1 है तो क्या होता है, ये सारे जीरो है तो क्या होता है। ठीक है, मतलब यही है कि अभी टाइमर ऑफ है, ये 16 बिट है, ये हमारे पास क्लॉक एज इंटरनल यूज कर रहे हैं, क्लॉक सोर्स इंटरनल यूज कर रहे हैं। ये हम 0 का मतलब है कि इंटर पॉजिटिव एज के लिए यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है 1 का मतलब है यहाँ पे 1 यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है प्री स्केलर नहीं यूज कर रहे, और ये सारे 0। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट। नेक्स्ट
चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, जाके चेक करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या था। नेक्स्ट स्टेप था कि हाई बाइट को और लो बाइट को कोई इनिशियल वैल्यू सेट कर दें, यहाँ से काउंटर या टाइमर इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाए। तो मैंने रैंडमली ये वैल्यू FE सेट कर दी, जो हाई बाइट में सेट कर दिया, और रैंडमली लो बाइट के अंदर 0C मूव करवा दिया। सेकंड पॉइंट भी डन हो गया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट भी डन हो गया, सेकंड पॉइंट भी डन हो गया। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, लेकिन थर्ड पॉइंट से पहले यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट हुआ है, ठीक है, लेकिन उससे पहले ये दो लाइंस एक्स्ट्रा आई हुई हैं। इसकी भी वजह ये है कि फ्लैग बिट को आप 0 कर दें, ये आप यहाँ पे नहीं करना चाहते, आप ऊपर कर दें, फर्स्ट टाइम के लिए कर दें, ठीक है। फ्लैग बिट 0 इसलिए करना है कि वो ऑलरेडी फ्लैग बिट बेसिकली करता क्या है, ओवरफ्लो को मॉनिटर कर रहा होता है। अगर ये पहले से 1 हुआ तो क्या होगा, हमारा कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। तो हम पहले ही इसको इंटरप्ट कंट्रोलर रजिस्टर के इस बिट को, इंटरप्ट कंट्रोलर रजिस्टर की इस बिट को हम क्लियर बिट कर देते हैं। C मीन क्लियर, B मीन बिट, क्लियर बिट ऑफ इंटरप्ट कंट्रोलर, और बिट्स नंबर कौन सी, टाइमर 0IF, ठीक है। तो क्यों हमने इसको 0 किया, ये बिट करती क्या बेसिकली, मॉनिटर करती है ओवरफ्लो को, और जब ओवरफ्लो होता है तो ये 1 हो जाता है। अगर ये ऑलरेडी 1 हुआ तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने पहले ही इसको 0 कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये क्या कर रहे हैं हम, हाँ, यहाँ पे हमने टॉगल किया पिन 5 को, ये पिन 5 टॉगल होगी किसी खास टाइम पे, ठीक है। टाइमर के साथ साथ जैसे ये इंस्ट्रक्शन बार बार रन होगी, इस इंस्ट्रक्शन पे आएगा, 1 होगा तो 0 कर देगा, 0 होगा तो 1 हो जाएगा। तो फिर हम इस पिन नंबर 5 जो टॉगल हो रही है, यहाँ पे ऑसिलोस्कोप लगा देंगे और वहां पे ऑब्जर्व करेंगे कि टाइमर वाकई इसको सही प्रॉपर टॉगल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये टॉगल सही प्रॉपर हो रहा हुआ तो हमारे पास इसका मतलब है टाइमर भी सही काम कर रहा है, ठीक है। टाइमर भी उसी फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है जिस फ्रिक्वेंसी पे ये टॉगल हो रहा है। पिन नंबर 5 जिस फ्रिक्वेंसी पे टॉगल हो रही है उसी फ्रिक्वेंसी पे हमारा टाइमर भी काम कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे टॉगल किया हुआ है। अब आ जाते हैं अपने काम के ऊपर, पिन नंबर स्टार्ट करना था टाइमर, तो टाइमर स्टार्ट कैसे करते हैं, ये इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो वही इंस्ट्रक्शन उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया, काम हो गया, टाइमर स्टार्ट हो गया। ये कैसे स्टार्ट होता है वो भी देख लें। सेट बिट टाइमर ऑन वाला, टीक ऑन का, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन की मतलब भी बता दिया। टाइमर स्टार्ट हो गया, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये टाइमर स्टार्ट हो गया। फोर्थ है कीप मॉनिटरिंग, ठीक है, ताकि ओवरफ्लो पे वो रेज्ड हो जाए, बंद हो जाए। कीप मॉनिटरिंग कहां पे हो रही है, ये दो लाइनें कीप मॉनिटरिंग कर रही है, ठीक है। ये दो लाइनें कीप मॉनिटरिंग वाला काम कर रही है। कैसे, हमारे पास जो टाइमर फ्लैग है, फ्लैग बिट है, टाइमर फ्लैग बिट इंटरप्ट कंट्रोलर की, वो इंक्रीमेंट होती रहे। स्टार्ट टाइमर तो स्टार्ट है ना, स्किप इफ सेट 1, सेट ये वाली चीज जैसे ही सेट हो, एस का मतलब है तो नेक्स्ट लाइन स्किप हो जाए, एस का मतलब है जैसे ही ये बिट, ये जो बी है बिट, ये बिट जैसे ही 1 हो, ये 1 कब होगी, जब ओवरफ्लो होगा टाइमर, एफ पे पहुंच जाएगा और फिर 1 ऐड होगा तो 0 0 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये उसी टाइम पे, उसी मूवमेंट पे ये वाला जो फ्लैग बिट है ये 1 हो जाना।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 का मतलब होता है सेट। ये चीज जैसे ही सेट हो या 1 हो तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाए, ठीक है। तो ये दोबारा अगेन पे नहीं जाएगा, ठीक है, ये दोबारा अगेन पे नहीं जाएगा। ये अगेन पे तब तक तो जाता रहेगा जब तक ये 0 है। इसको 0 हमने ऊपर कर दिया था, ठीक है। ये जो टाइमर फ्लैग बिट है, ये अगर 1 हो गया तो ये लाइन स्किप, अगर ये 0 है तो अगेन अगेन अगेन। तो कीप मॉनिटरिंग वाला काम हो गया ना हमारा, ये हमारा कीप मॉनिटरिंग वाला काम हो रहा है, अगेन अगेन अगेन, ठीक है। तो ये काम भी हो गया, कीप मॉनिटरिंग का काम हमने कर लिया। नेक्स्ट है हम नेक्स्ट राउंड के लिए फ्लैग बिट को 0 कर देते हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए फ्लैग बिट जब ऑब्वियसली यहाँ पे हेयर पे दोबारा आएगा तो पहले फ्लैग बिट 0 ही हो जाएगी। और यहाँ पे हमने क्या किया, ये लाइन क्या कर रही है, टाइमर को स्टॉप, लास्ट पे हमने टाइमर स्टॉप कर देना, ठीक है। कहाँ गया टाइमर स्टॉप का, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, बहरहाल टाइमर को स्टॉप तो करना ही है, सही है। टाइमर स्टॉप हो जाए यहाँ पे, और ब्रांच हेयर लगाया हुआ है। ब्रांच हेयर क्यों लगाया हुआ है, यही काम दोबारा रिपीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। यही टाइमर स्टॉप हो गया है, अब वापस जाएगा यहाँ पे हायर बिट में वैल्यू लोड करेगा, लोअर बिट में वैल्यू लोड करेगा, इस बिट को क्लियर कर देगा, इस बिट को टॉगल कर देगा, टाइमर को स्टार्ट कर देगा, कीप मॉनिटरिंग होगी, फिर टाइमर स्टॉप हो जाएगा, अगेन वापस जाएगा। तो ये छोटा सा कोड है, और इस कोड को समझने के पीछे बहुत बड़ी आपके पास नॉलेज चाहिए। जो सारी इतनी लेंथी लेक्चर दिया वो इसलिए कि ये अगर लेक्चर में ना देता तो आपको टी कोन का नहीं पता था, आपको टाइमर 0L का नहीं पता था, आपको टाइमर इफ का नहीं पता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें छोटे से कोड को समझाने के लिए, छोटा सा कोड तो है लेकिन ये एक टाइमर का यूज है। पिक 18 के अंदर टाइमर को कैसे यूज करते हैं वो सारा इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया। तो इसको मैं रन करता हूँ। अब बिट सक्सेसफुल हो गया, हो गया जाओ भाई, ये बिट सक्सेसफुल हो गया। अब इसको प्रोटियस के ऊपर जाते हैं। प्रोटियस पे ये जाके देख ले, पिन नंबर 5 के ऊपर मैंने, जिसको मैं टॉगल कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैंने ऑसिलोस्कोप के साथ अटैच कर दिया है। अब पता चलेगा कि यहाँ पे ये पिन नंबर 5 किस क्लॉक फ्रिक्वेंसी के साथ कब टॉगल होती है, कितनी देर के बाद 1-0 होती है। तो जिस डिले के साथ या जिस फ्रिक्वेंसी के साथ ये पिन टॉगल हो रही होगी वही बेसिकली इंटरनली इसकी क्लॉक होगी, टाइमर की जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी होगी वही होगी। तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया है, इसको साइन पे सेट किया है, यहाँ पे 5 एम्पलीट्यूड सेट किया है, ये फ्रिक्वेंसी वही 1 है। ये क्लॉक फ्रिक्वेंसी नहीं है मेगाहर्ट्ज, जो ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी ये नहीं है, ये तो वैसे इसको इनिशियलाइज MCLR को PPP जो चाहिए होती है वो उसकी, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं, ये ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय 4 हो जाती है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे आप 10 कर सकते हैं, ठीक है, आप 16 कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी बार बार जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, वो यहाँ से सेट होती है। ये जो भी वैल्यू होगी ना बाय डिफॉल्ट ये डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी अगर प्री स्केलर यूज नहीं करते। अगर प्री स्केलर यूज करते हैं तो डिवाइडेड बाय वही हो जाएगी जो प्री स्केलर आपने यूज किया, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा 4 कर, यहाँ से इसको लोड करें,
मैंने लोड किया हुआ है। ओके, रन करके चेक करके तो ये देख लें वो बिट टॉगल हो रही है बार बार, यहां से भी देख लें टॉगल हो रही है और इधर भी टॉगल हो रही है। ठीक है, ये 1 है, 1 मिली सेकेंड है। और एक इसको जरा अच्छा यहीं से रीड कर लेते हैं। ये 1 है और 1 मिली सेकेंड क्या है, एक बॉक्स हॉरिजेंटली 1 मिली सेकेंड का है। एक साइकिल कहां पे कंप्लीट हो रहा है, एक ही बॉक्स में कंप्लीट हो रहा है। यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां पे खत्म हो गया, एक ही बॉक्स में खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड क्या निकला, 1 मिली सेकेंड। एक टाइम पीरियड बेसिकली होता क्या है, द टाइम दैट रिक्वायर्ड फॉर 1 साइकिल, ठीक है, ऑफ एनी सिग्नल। तो एक साइकिल इस सिग्नल का एक ही बॉक्स में कंप्लीट हो गया और एक बॉक्स की वैल्यू है 1 मिली सेकेंड। तो इसका टाइम पीरियड, इस सिग्नल का टाइम पीरियड 1 मिली सेकेंड है। और इसको फ्रिक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 मिली सेकेंड कितनी बनती है, 1 किलो हर्ट्ज। बेसिकली ये हमारे पास 1 किलो हर्ट्ज पे काम कर रहा है। ठीक है, ये इसकी क्लॉक, टाइमर की क्लॉक फ्रिक्वेंसी क्या निकली, 1 किलो हर्ट्ज। ठीक है, कैसे निकाली है, टाइम से। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 किलो हर्ट्ज कैसे निकली। मैं अगर टाइमर की क्लॉक फ्रिक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज करना चाह रहा हूं तो मुझे क्या चीज इस कोड में चेंज करनी चाहिए कि वो 10 किलो हर्ट्ज चली जाए। ठीक है, या मुझे 2 किलो हर्ट्ज करना है इस क्लॉक फ्रिक्वेंसी को, अपने टाइमर की क्लॉक फ्रिक्वेंसी को मैं 2 किलो हर्ट्ज सेट करना चाहता हूँ, 1 किलो हर्ट्ज सेट करना चाहता हूँ, 4 किलो हर्ट्ज सेट करना चाहता हूँ टाइमर की क्लॉक फ्रिक्वेंसी को। तो मुझे इस कोड में क्या चेंज करना है कि वहां पे वो क्लॉक फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाए। तो चेंजिंग बेसिकली ये करनी है कि जो इनिशियल वैल्यू लोड करा रहे हैं ये आपको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि काउंटर उस इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट होता है, काउंट इंक्रीमेंट करना स्टार्ट करता है और इंक्रीमेंट होते होते जाके टॉगल करता है उसको। ठीक है, वैल्यू को टॉगल करता है। तो अब चेक करते हैं कि मैंने यहाँ पे FE और 0C क्यों सेट किया था 1 किलो हर्ट्ज के लिए। ठीक है, FE और 0C क्यों चाहिए अगर आप 1 किलो हर्ट्ज सेट करना चाहते हैं। ठीक है, द क्वेश्चन इज, अगर आप क्लॉक फ्रिक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज सेट करना चाहते हैं तो व्हाई वी हैव टू सेट FE एंड 0C। ठीक है, अगर हमारे पास ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज है, ये देख लें ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज है। ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज हो तो टाइमर क्लॉक की जो फ्रिक्वेंसी है वो 1 किलो हर्ट्ज कैसे बनती है अगर ये वैल्यू सेट करें। तो क्वेश्चन ये है। तो चलते हैं क्लॉक फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं किसी भी उसके टाइमर की। ठीक है, तो हमारे पास है जी ये। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक मिनट, ओके। तो बल्कि ऐसे करेंगे कि ये जो ड्यूटी साइकिल और ये फ्रिक्वेंसी कैलकुलेशन ये नेक्स्ट लैब
के टास्क पे छोड़ देते हैं। ठीक है, ये इस वीक का टास्क आपका ऐसे है कि आप ये वाला कोड करें। ठीक है, इसको रन करें। 1 किलो हर्ट्स, अभी आप लोग डिफरेंट वैल्यूज रेंडमली यहाँ पे कोई भी वैल्यूज सेट करके और ये कोड चला के रन करके चेक करें। ठीक है, और फिर आपने कैलकुलेट करनी है बेसिकली ऑसिलोस्कोप पे कितनी फ्रिक्वेंसी आ रही है ऑन 3 डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, ऐसे करें कि यहाँ पे 3 डिफरेंट वैल्यूज पुट करें। फर्स्ट टाइम FE और 0C से ही रन करें और यहाँ पे आए। ठीक है, इसको रन करें, ऑसिलोस्कोप पे चेक करें कि कितनी फ्रिक्वेंसी है, टाइम पीरियड कितना है और फ्रिक्वेंसी कितनी है। ठीक है, अभी ये मेरे ख्याल में अभी रन होगा, चल नहीं रहा। फिर दोबारा से आपने यहाँ पे रेंडमली कोई और वैल्यू सेट करनी है और फिर प्रोटियस को रन करके ऑसिलोस्कोप के ऊपर टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी सेट करें और थ्री डिफरेंट वैल्यूज पे आपने टेस्ट करना है। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट टास्क में मैं आपको बताऊंगा कि अगर 1 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी सेट करनी है तो ये वैल्यू क्यों है, 4 किलो हर्ट्ज सेट करनी है तो क्या वैल्यू सेट करेंगे, कैलकुलेशन और टाइम पीरियड की कैलकुलेशन और ये नंबर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये आपका नेक्स्ट टास्क। ठीक है।